नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपका मेटलर्जिस्ट चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे आयरन कार्बन सिस्टम्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इनवेरिएंट रिएक्शंस विच अकर इन द आयरन कार्बन सिस्टम्स और विच आर ऑब्जर्व्ड ऑन द आयरन सीमेंटाइट इक्विलिब्रियम डायग्राम। और आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन ऑफ दीज रिएक्शंस जिसका नाम है द पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ओके, तो मैं आपको कंटेंट्स दिखा दूं जो आज हम कवर करेंगे। व्हाट आर द थ्री रिएक्शंस विच आर शोन ऑन द आयरन सीमेंटाइट डायग्राम। इन रिएक्शंस को इनवेरिएंट रिएक्शंस क्यों कहते हैं, और कंप्लीट डिटेल हम पेरिटेक्टिक रिएक्शन की डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों, there are three invariant reactions which are shown or are observed on the iron cementite equilibrium diagram. ये जो reactions हैं इसमें आप देखिए पेरिटेक्टिक रिएक्शन है जो 1495 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलती है। तो 1495 को हम कहते हैं द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर फॉर आयरन कार्बन सिस्टम्स। फिर दूसरी रिएक्शन है द यूटेक्टिक रिएक्शन जो कि होती है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द यूटेक्टिक टेम्परेचर। एंड फाइनली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनवेरिएंट रिएक्शन इज़ द यूटेक्टॉइड रिएक्शन जो कि 727 पर आपको मिलती है। ओके, सो मैं आयरन सीमेंटाइट डायग्राम में भी मार्क कर देता हूँ कि ये रिएक्शंस आपको कहाँ दिखती हैं। ये जो रीजन मैं मार्क कर रहा हूँ आयरन सीमेंटाइट डायग्राम की बच्चों, ये है पेरिटेक्टिक रीजन, और यहाँ आपको दिखेगी पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक कॉम्पोजिशन होती है 0.17% कार्बन, वो ये रहा पॉइंट, और पेरिटेक्टिक टेम्परेचर होता है 1495 डिग्री सेंटीग्रेड। देन स्टूडेंट्स, द सेकेंड रीजन ऑफ द डायग्राम इज द यूटेक्टिक रीजन, ये वाली रीजन, एंड दिस इज क्लोज टू 1147। तो 1147 इज द यूटेक्टिक टेम्परेचर एंड यूटेक्टिक रिएक्शन इस टेम्परेचर पर मिलेगी। और ये जो पॉइंट है ये है यूटेक्टिक पॉइंट या ये है यूटेक्टिक रीजन ऑफ द डायग्राम। और ये जो तीसरी हाईलाइटेड रीजन है स्टूडेंट्स, this is the eutectoid region of the iron cementite equilibrium diagram। और यूटेक्टिक टेम्परेचर रहता है 727 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिस 0.77% कार्बन, दिस इज द यूटेक्टॉइड कॉम्पोजिशन फॉर आयरन कार्बन सिस्टम्स। ओके, क्वेश्चन, व्हाई आर दीज रिएक्शंस रेफर टू एज इनवेरिएंट। देखिए भाई, ये रिएक्शंस जो हैं ये कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पर होंगी, ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स को यूज़ करेंगी, इन रिएक्शन से कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनेंगे। किसी भी चीज़ को, ना तो टेम्परेचर को, ना तो रिएक्टेंट्स को, ना तो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर ये रिएक्शन होनी है कोई भी इनमें से, तो एक ये खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होगी, एक खास कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट से होगी, एक खास कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बनेंगे। यू कैनॉट वेरी एनीथिंग, यू कैनॉट वेरी टेम्परेचर, यू कैनॉट वेरी कॉम्पोजिशन, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर जीरो। सो बिकॉज यू कैनॉट वेरी एनी ऑफ द पैरामीटर्स एंड दिस रिएक्शन वुड अकर विद द सेम वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स, द रिएक्शंस आर कॉल्ड इनवेरिएंट रिएक्शंस। की मतलब है ये रिएक्शंस अगर होनी है तो किसी भी चीज़ को, ना कॉम्पोजिशन को ना टेम्परेचर को वेरी किया जा सकता है। फिर इनकी एक और खासियत है स्टूडेंट्स, दीज रिएक्शंस आर आइसोथर्मल, ये एक ही टेम्परेचर पर होती हैं, याद रखिए। लेकिन कब, अगर आप इक्विलिब्रियम हीटिंग और इक्विलिब्रियम कूलिंग, मतलब स्लो हीटिंग और स्लो कूलिंग के दौरान अगर आप इन रिएक्शंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये हमेशा एक सिंगल कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हो जाएंगी। मतलब पेरिटेक्टिक टेम्परेचर 1495 पर हमेशा होगी आयरन कार्बन सिस्टम्स में, यूटेक्टिक रिएक्शन 1147 पर होगी, यूटेक्टॉइड रिएक्शन 727 पर होगी। और ये रिवर्सिबल हैं, जो आपको चीज़ कूलिंग के दौरान देखने को मिलेगी इस रिएक्शन में, ऑपोजिट ऑफ इट आपको मिलेगी, द रिवर्स ऑफ इट आपको मिलेगी ड्यूरिंग हीटिंग। सो दीज रिएक्शंस आर आइसोथर्मल, दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, दीज रिएक्शंस आर इनवेरिएंट।
ओके और इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अल्टीमेटली किसी भी गिवन टेम्परेचर पर किसी भी कॉम्पोजिशन का अलॉय आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में जो भी फेजेस दिखा रहा है, इन रिएक्शंस का रोल है वो फेजेस बनाने में, राइट? ओके, देन स्टूडेंट्स वी मूव टू द फर्स्ट रिएक्शन जो हम डिटेल में इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे, और उस रिएक्शन का नाम है द पेरिटेक्टिक रिएक्शन। अच्छा, पेरिटेक्टिक रिएक्शन जो है जब भी किसी मटेरियल सिस्टम में होगी, वो चाहे आयरन कार्बन सिस्टम में हो, वो चाहे किसी ब्रास सिस्टम में हो, वो किसी भी सिस्टम में हो, उसको एक जर्नल फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जब भी पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन होगी किसी भी मटेरियल सिस्टम में, एक जर्नल फॉर्मेट है जिसमें ये रिएक्शंस होती हैं। सबका फॉर्मेट अलग अलग है, लेकिन जब भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन होनी है तो जो जर्नल फॉर्मेट है वो सेम फॉलो होना। हाँ, स्पेसिफिकली जब आप किसी मटेरियल सिस्टम के अंदर चले जाएंगे फॉर्मेट वही होगा, लेकिन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन, उनका टेम्परेचर, ये चीज़ें बदल जाएंगी। ओके, सो लेट अस सी कि जब आप पेरिटेक्टिक रिएक्शन की बात करते हैं तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन में स्टूडेंट्स व्हाट इज द जर्नल फॉर्मेट दैट इज फॉलोड? नाउ द जर्नल फॉर्मेट इज दैट देयर हैज़ टू बी अ लिक्विड फेज। हमेशा एक फेज होगा लिक्विड फॉर्म में और एक फेज होगा बच्चों सॉलिड फॉर्म में, और ये दोनों फेज एक खास कॉम्पोजिशन के होंगे। वो कॉम्पोजिशन डिपेंड करेगी कि आप किस मटेरियल सिस्टम की बात कर रहे हो, और ये दोनों फेज एक खास वेट रेशो में आपस में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अगर आप कूलिंग कर रहे हैं और अगर आप पहुंच गए हैं पेरिटेक्टिक टेम्परेचर पर, और ये पेरिटेक्टिक टेम्परेचर भी बच्चों हर मटेरियल सिस्टम जो कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाता है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यू का होगा। एवरी मटेरियल सिस्टम विल हैव इट्स ओन यूनिक वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर विच वुड बी रेफर टू एज द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर। सो अगर आप किसी मटेरियल सिस्टम को कूल कर रहे हैं और वो मटेरियल सिस्टम पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाता है, तो जब वो सिस्टम कूल होते हुए पेरिटेक्टिक टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो उसमें पक्का एक लिक्विड फेज में फेज होगा, एक सॉलिड स्टेट में फेज होगा, और ये दोनों फेज एक खास कॉम्पोजिशन के होंगे, और ये दोनों फेज एक खास वेट रेशियो में जुड़ेंगे एट द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर, और दोनों फेज मिलकर एक नया सॉलिड फेज बच्चों बना देंगे। और ये नया सॉलिड फेज भी जो मिलेगा वो एक खास कॉम्पोजिशन का मिलेगा। वो खास कॉम्पोजिशन वुड बी स्पेसिफिक टू द मटेरियल सिस्टम जिसमें पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो रही है। और जितना बच्चों लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का टोटल वेट था जिसने रिएक्शन में हिस्सा लिया, वो ही टोटल वेट आपको यहां उस नए सॉलिड फेज का मिल जाएगा। अच्छा, पूछा जा सकता है कि भाई इस रिएक्शन को आप पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? बच्चों, पेरिटेक्टिक का लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अराउंड। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन में देयर इज अ लिक्विड मेल्ट विच इज सराउंडेड बाय अ सॉलिड फेज। तो सॉलिड फेज को लिक्विड मेल्ट ने सराउंड किया हुआ है और फिर उनमें रिएक्शन होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ओके, फिर आपसे अगली चीज पूछी जा सकती है कि यार कुछ अलॉय सिस्टम्स बताओ भाई जो ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन शो करते हैं। देखिए यार, हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय आयरन कार्बन सिस्टम्स, तो इसीलिए यहाँ पेरिटेक्टिक रिएक्शन डिस्कस हो रही है बिकॉज आयरन कार्बन सिस्टम्स जो हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाते हैं। फिर आयरन निकल सिस्टम्स पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाते हैं। फिर ब्रास सिस्टम्स जो कि कॉपर और जिंक के बने होते हैं वो पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, मैं यहाँ आपको शो भी कर दूँ। देन ब्रॉन्सेस जो कि कॉपर और टिन के अलॉयज हैं वो भी आपको पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, व्हाट इज द, अब अगर हमसे पूछा जाए कि अगर आयरन कार्बन सिस्टम में पेरिटेक्टिक रिएक्शन होती है तो भाई लिक्विड फेज क्या है, किस कॉम्पोजिशन का है, सॉलिड फेज कौन है, किस कॉम्पोजिशन का है, पेरिटेक्टिक टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, और जो इन दोनों फेजेस के जुड़ने से पेरिटेक्टिक रिएक्शन होने से आपको नया फेज मिलेगा वो किस केमिकल कॉम्पोजिशन का है। इंपॉर्टेंटली ये भी हमें बताओ कि ये डेफिनेट वेट रेशियो क्या है जिसमें ये सॉलिड और लिक्विड फेज आपस में जुड़कर पेरिटेक्टिक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ऑल दीज आंसर्स आर इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स देखिए भाई, अगर हम बात करें आयरन कार्बन सिस्टम्स की, तो आयरन कार्बन सिस्टम्स में जब भी पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगी तो वो लिक्विड फेज क्या होगा? इट वुड बी अ लिक्विड सोल्यूशन ऑफ आयरन एंड कार्बन विद 0.53% कार्बन इन इट, रिमेनिंग आयरन। सॉलिड फेज कौन सा होगा? डेल्टा फेराइट
ऑफ 0.09 वेट परसेंटेज कार्बन, बाकी 99.91% उसमें आयरन है। और ये दोनों फेजेस पेरिटेक्टिक टेम्परेचर 1495, अलॉय को आप कूल कर रहे हो, अलॉय को कूल करते हुए जब आप बच्चों पेरिटेक्टिक टेम्परेचर ऑफ 1495 पे पहुंचते हो, अगर आपके आयरन कार्बन अलॉय में लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइट पड़े हुए हैं, इस कॉम्पोजिशन के पेरिटेक्टिक रिएक्शन को होने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल हैं आपके उस आयरन कार्बन अलॉय में, जिसमें कूलिंग के दौरान पेरिटेक्टिक टेम्परेचर पहुंचने पर लिक्विड सोल्यूशन इस कॉम्पोजिशन की और डेल्टा फेराइट इस सोल्यूशन की पड़ी हुई है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो जाएगी और ये दोनों फेज जुड़कर आपको दे देंगे एक नया सॉलिड फेज जिसका नाम है ऑस्टेनाइट। अब क्योंकि ऑस्टेनाइट एक सॉलिड सोल्यूशन है, आपको बताना पड़ेगा कितने कार्बन वाला ऑस्टेनाइट बन रहा है। तो बच्चों इस रिएक्शन से बनता है 0.17 वेट परसेंटेज वाला ऑस्टेनाइट। और कितना अमाउंट उसका बनेगा, जितना अमाउंट लिक्विड सोल्यूशन का और डेल्टा फेराइट का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उतना अमाउंट बनेगा और उतना अमाउंट आपके इस फेज का बनेगा। तो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों आयरन सीमेंटाइट डायग्राम का कौन सा पोर्शन, द पेरिटेक्टिक पोर्शन। सो पोर्शन ऑफ द आयरन सीमेंटाइट डायग्राम, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है जो पेरिटेक्टिक रीजन दिखा रहा है, हाई टेम्परेचर रीजन। तो हाई टेम्परेचर रीजन में बच्चों देखिए यहाँ होता है डेल्टा फेराइट और ये टू फेज रीजन है जहाँ होती है लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइट। ये आपका लिक्विडस से ऊपर की लाइन जहाँ लिक्विड सोल्यूशन है, राइट। तो अब समझने वाली बात यह है कि कौन से वो आयरन कार्बन अलॉयज हैं जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाएंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऐसा कोई भी आयरन कार्बन अलॉय जो कूलिंग के दौरान जब पेरिटेक्टिक टेम्परेचर 1495 पे पहुंचेगा, जिस भी आयरन कार्बन अलॉय में लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइट नाम के फेज होंगे उसको पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। तो बच्चों क्या चाहिए, लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइट। यहां देखिए आयरन सीमेंटाइट डायग्राम के इस हिस्से को, ये जो सारा आपका रीजन है, ओके लेट मी मार्क इट, ये लीजिए, ये जो बच्चों सारा आपका पोर्शन है आयरन सीमेंटाइट डायग्राम का, ये वो रीजन है जहां आपके पास कूलिंग करते हुए जब आप आएंगे, ओके कूलिंग करते हुए अगर आप आएंगे तो कूलिंग करते हुए जब आप बच्चों पहुंचोगे यहाँ, तो कौन से वो आयरन कार्बन अलॉयज हैं जिनमें 1495 से ऊपर लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइट दोनों हैं आपके सिस्टम में। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप कहोगे सर 1495 पे जब हम कूलिंग कर कर पहुंच रहे हैं, कोई भी आयरन कार्बन अलॉय जिसमें 0.09 से लेकर 0.53% कार्बन है, आई रिपीट कोई भी अलॉय सर 1495 पे जब आप कूल कर कर आ रहे हैं, तो कोई भी आयरन कार्बन अलॉय जिसमें 0.09 कार्बन से लेकर 0.53% कार्बन कंटेंट है, कॉम्पोजिशन है, उसमें सर लिक्विड और डेल्टा फेराइट हैं। और बच्चों आप कोई भी अलॉय ले लो, आप टाई लाइन लगाकर देखो, हमेशा जो लिक्विड और डेल्टा है, लिक्विड 0.53% कार्बन वाला है, ये देखिए, और 1 सेकेंड 0.53% और डेल्टा आपका हमेशा 0.09% कार्बन। तो आंसर मिल गया कि सर वो आयरन कार्बन अलॉय जिनकी कॉम्पोजिशन 0.09% कार्बन से लेकर 0.53% कार्बन है, इन अलॉयज की कूलिंग करते हुए जब हम पेरिटेक्टिक टेम्परेचर 1495 पर पहुंचेंगे तो इनमें पक्का लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइट उसी कॉम्पोजिशन के होंगे। मतलब बच्चों अगर हैं लिक्विड और डेल्टा, दे हैव टू बी ऑफ दिस कॉम्पोजिशन ओनली, 0.53% कार्बन, 0.09% कार्बन। तो ये वो अलॉयज हैं जो आपको पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाएंगे, इनका लिक्विड और डेल्टा फेराइट जुड़कर ऑस्टेनाइट फेज बना देगा। तो अगर आप कोई भी अलॉय लो और 1495 से नीचे उसमें देखो, ऑस्टेनाइट फेज मिलेगा, ऑस्टेनाइट फेज मिलेगा, ऑस्टेनाइट फेज मिलेगा, राइट। ओके लेट्स मूव अहेड। तो पूछा गया था विच ऑल आयरन कार्बन अलॉयज शो पेरिटेक्टिक रिएक्शन, तो आपका आंसर आया कि सर स्टील्स होते हैं आयरन कार्बन अलॉयज जिनमें कार्बन होता है फ्रॉम 0.002 टिल 2.11% कार्बन। तो इसी स्टील फैमिली में एक छोटी सी स्टील की फैमिली है 0.09 से लेकर 0.53% कार्बन वाली। अगर ये जो है ये हमेशा पेरिटेक्टिक रिएक्शन हमें दिखाएंगे। सो एनी आयरन कार्बन अलॉय विच हैज कार्बन कंटेंट इन द रेंज ऑफ 0.09
2.53% कार्बन। सो दिस ये आपको पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, यही चीज़ मैंने एलैबोरेट दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए कर दी है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि इफ़ यू लुक एट, या ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा था, द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि एनी आयरन कार्बन अलॉय जिसमें 0.09 से लेकर 0.53% तक कार्बन है, उसमें हमेशा कूलिंग के दौरान आपको लिक्विड और डेल्टा मिलेंगे जो कंबाइन कर कर ऑस्टेनाइट बनाएंगे थ्रू द पेरिटेक्टिक रिएक्शन। और ये पोर्शन है बच्चों जिसकी बात चल रही है, द पेरिटेक्टिक रीजन ऑफ द आयरन सीमेंटाइट डायग्राम। ये है पेरिटेक्टिक टेम्परेचर 1495, और ये सारी जो लाइन है, ये सारी लाइन E से शुरू होकर B तक 0.09 कॉम्पोजिशन से शुरू होकर 0.53 तक की ये जो आइसोथर्मल लाइन है, ये दिखा रही है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ओके, लेट्स मूव अहेड। इसमें अब पेरिटेक्टिक रिएक्शन जो थी, ये हमने स्टूडेंट्स ये देखना था कि अब पेरिटेक्टिक रिएक्शन में मैंने शुरू में आपको कहा कि लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइड जुड़ते हैं। तो अब वहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 0.09 से लेकर 0.53% वाली स्टील्स हैं, जब ये 1495 पर पहुंचेगी, कोई भी स्टील, इनमें हमेशा लिक्विड और डेल्टा होगा। लेकिन अलग अलग कार्बन कॉम्पोजिशंस वाली जो स्टील हैं 0.09 से 0.53 तक, अगर आप लीवर रूल लगाओगे 1495 पेरिटेक्टिक टेम्परेचर से जस्ट ऊपर, तो सब में यार लिक्विड और डेल्टा फेराइड तो होगा, लेकिन लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइड का अमाउंट तो सब में अलग अलग होगा। मतलब 0.09 कार्बन स्टील में लिक्विड और डेल्टा फेराइड तो हैं, लेकिन जो उनका अमाउंट प्रेजेंट है वो कुछ है। अगर आप यही 0.15% कार्बन स्टील ले लें, इनमें भी लिक्विड सोल्यूशन और डेल्टा फेराइड तो है, लेकिन जो अमाउंट है लिक्विड सोल्यूशन का और डेल्टा फेराइड का, वो उनमें अलग अलग है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर कोई भी आयरन कार्बन अलॉय जिसमें 0.09 से लेकर 0.53% कार्बन तक कार्बन है, आपने इतना तो कह दिया कि सर जब वो 1495 पर कूलिंग के दौरान पहुंचेंगे उनमें लिक्विड और डेल्टा होगा, लेकिन क्या जब इनमें पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगी, क्या सारा लिक्विड सोल्यूशन और सारा डेल्टा फेराइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर कर सारा ऑस्टेनाइट बना देगा? द आंसर इज नो। देखिए बच्चों, किसी भी मटेरियल सिस्टम में जब एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज जुड़कर एक नया सॉलिड फेज बनाते हैं थ्रू द पेरिटेक्टिक रिएक्शन, वहां यह भी डिसाइडेड होता है कि कितना लिक्विड सोल्यूशन, कितने डेल्टा फेराइड, कितने सॉलिड फेज के साथ जुड़कर वो नया वाला फेज बनाएगा। जैसे आयरन कार्बन सिस्टम्स में क्लियर है कि सर लिक्विड सोल्यूशन जितना पार्टिसिपेट करेगा उससे 4.5 टाइम्स ज़्यादा डेल्टा फेराइड पार्टिसिपेट करेगा, और ये चीज़ें जुड़कर आपको ऑस्टेनाइट देंगी। लेकिन पता कैसे लगेगा कि यार कितना लिक्विड कितने डेल्टा फेराइड के साथ जुड़ता है जब पेरिटेक्टिक रिएक्शन होती है? देखिए सर, ये तो वही आयरन कार्बन अलॉय बता सकता है जिसमें माइक्रोस्ट्रक्चर में पेरिटेक्टिक रिएक्शन के बाद सिर्फ वही फेज हो जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन से मिलता है। अब कूलिंग की अगर बात करें तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन से बच्चों क्या मिलता है? ऑस्टेनाइट मिलता है। अब ये सारे आयरन कार्बन अलॉयज 0.09 टू लेकर 0.53 तक पेरिटेक्टिक रिएक्शन शो करते हैं, सभी में ऑस्टेनाइट बनता है, लेकिन सिर्फ एक खास कॉम्पोजिशन है 0.17, जिसको अगर आप पेरिटेक्टिक रिएक्शन होने के बाद जस्ट उसका माइक्रोस्ट्रक्चर देखें, जस्ट बाद मतलब यहां उस अलॉय में सिर्फ ऑस्टेनाइट फेज ही है। ऑस्टेनाइट फेज देखिए, इफ यू लुक एट दिस अलॉय, दिस कॉम्पोजिशन 0.17% कार्बन, जस्ट आफ्टर द यूटेक्टिक रिएक्शन हैज बीन completed in this alloy during cooling, you are at a temperature just below 1495, and just below 1495 if you look at this alloy's microstructure, it has landed up in a single phase region austenite। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर ये alloy 0.17 वाला जब यूटेक पेरिटेक्टिक टेम्परेचर से जस्ट ऊपर था कूलिंग के दौरान, तो इसमें लिक्विड और डेल्टा था, और जब रिएक्शन हुई सर तो इसका सारा लिक्विड और सारा डेल्टा यूज हो गया पेरिटेक्टिक रिएक्शन में, ताकि उसने 100% ऑस्टेनेटिक माइक्रोस्ट्रक्चर हमें दे दिया। ऑस्टेनाइट के अलावा इनके माइक्रोस्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है। सो बच्चों, हमने क्या करना है? ओके, लेट मी फर्स्ट क्लियर ऑल द मार्किंग्स। हमने क्या करना है, ये 0.17 कार्बन कंटेंट वाली स्टील वो स्टील है जिसमें पेरिटेक्टिक रिएक्शन कंप्लीटली होती है। कंप्लीटली का मतलब कि इसमें
उतना ही फेजेस प्रेजेंट हैं जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स चाहिए, और इनकी पेरिटेक्टिक रिएक्शन होने के बाद इसमें सिर्फ वही फेज है जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन से मिलता है। तो इसका मतलब ये वो अलॉय है जिसमें जितना भी लिक्विड और जितना भी डेल्टा फेराइट पेरिटेक्टिक रिएक्शन से जस्ट पहले है, वो सारे का सारा असर जुड़कर आपको पेरिटेक्टिक रिएक्शन देगा। मींस ये वो अलॉय है सर जो आपको बताएगा कि लिक्विड सॉल्यूशन और डेल्टा फेराइट किस वेट रेशियो में जुड़कर ऑस्टेनाइट बनाते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों, 1495 से जस्ट ऊपर इस अलॉय के लिए हमने टाई लाइन बना ली। जब आप इसकी टाई लाइन बनाओगे तो आप देखोगे टाई लाइन से कि सर लीवर रूल को यूज कर कर मैं इसमें डेल्टा जितना है वो मैं निकाल सकता हूँ 0.53 माइनस 0.17 ओवर 0.53 माइनस 0.09 इंटू 100, तो उसका अमाउंट आ जाएगा, और उसका अमाउंट आता है स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखाता हूँ। और वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, तो ये देखिए लिक्विड सोल्यूशन, अगर आप ये अलॉय लेते हैं, वेट रेशियो ऑफ डेल्टा फेराइट टू लिक्विड सोल्यूशन इन पेरिटेक्टिक रिएक्शन हम निकालना चाह रहे हैं। कौन सा अलॉय बताएगा? अभी हमने डिस्कस किया सर 0.17% वाला अलॉय बताएगा। क्योंकि बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं ये, आप अगर कोई ये अलॉय ले लो, सपोज इसमें 0.15% कार्बन है, इसमें लिक्विड और डेल्टा है, रिएक्शन होगी, ऑस्टेनाइट बनेगा, लेकिन आप देखिए रिएक्शन के नीचे इसमें ऑस्टेनाइट तो है लेकिन साथ में कुछ डेल्टा फेराइट भी पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन से पहले जो डेल्टा इसमें था वो सर ज्यादा था जितना कि रिएक्शन में यूज होगा। लिक्विड तो इसमें था, जितना लिक्विड था सारे का सारा पेरिटेक्टिक रिएक्शन में यूज हो गया, तभी सर रिएक्शन के बाद हमें इसमें कोई लिक्विड नजर नहीं आ रहा। लेकिन रिएक्शन के बाद जब ऑस्टेनाइट बन गया लिक्विड और डेल्टा को जुड़ने से, अगर अभी भी डेल्टा नजर आ रहा है तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस डेल्टा वाज प्रेजेंट इन एन अमाउंट इन दिस अलॉय व्हिच वाज मोर देन व्हाट वुड पार्टिसिपेट इन द पेरिटेक्टिक रिएक्शन। तो हम अब पता तो करें कि जब लिक्विड और डेल्टा होता है तो ये लिक्विड और डेल्टा किस वेट रेशियो में जुड़ता है। हमने अभी अपनी डिस्कशन से पता लगाया कि सर 0.17% कार्बन वाला अलॉय आपको वो जानकारी देगा। तो 0.17% कार्बन के लिए जब मैंने यहां टाई लाइन बनाई जस्ट अबव द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर, और जब मैंने इस पर लीवर रूल लगाकर कितना लिक्विड है और कितना डेल्टा है कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वेट परसेंटेज ऑफ द लिक्विड फेज क्या आएगा, लिक्विड बच्चों इस साइड है तो आम आपका ये आएगा 0.17 माइनस 0.09 ओवर 0.53 ओवर 0.09 इंटू 100, ये आ गया 18.18%। तो डेल्टा फेराइट सोल्यूशन कितनी होगी? अगर सर ये 18.18 है तो अब तो लीवर रूल लगाने की भी जरूरत नहीं, 100 माइनस 18.18 वुड बी डेल्टा फेराइट, वो आ गया 18.82। और मुझे पता है क्योंकि मैं 0.17% कार्बन स्टील की बात कर रहा हूं, तो इसमें जितना लिक्विड जितना डेल्टा फेराइट होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन से पहले, वो सारा यूज होकर हमें क्या दे देता है स्टूडेंट्स? ऑस्टेनाइट। तो कितनी वेट रेशियो हुई? वेट रेशियो हुई 81.82 डेल्टा फेराइट की डिवाइडेड बाय 18.18 लिक्विड की। तो सर जब भी पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगी, डेल्टा फेराइट इज टू लिक्विड सोल्यूशन की वेट रेशियो होगी 81.82 डिवाइडेड बाय 18.18, बच्चों दैट कम्स आउट टू बी अबाउट 4.5:1। मतलब डेल्टा फेराइट टू लिक्विड वेट रेशियो फॉर पेरिटेक्टिक रिएक्शन टू अकर इज 4.5:1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर जब भी पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिस अलॉय में पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो रही है, जैसे सपोज बच्चों यहाँ वाला कोई अलॉय हम लें, तो आपको पता है यहाँ लिक्विड नहीं बचता रिएक्शन के बाद, तो इसका मतलब इसमें जो लिक्विड और डेल्टा होता है सारा लिक्विड यूज हो जाता है और डेल्टा कुछ बचा रहता है। तो आपने क्या करना है? आपने कहना है सर सारा लिक्विड यूज होगा, डेल्टा सारा यूज नहीं होगा। डेल्टा कितना यूज होगा? 4.5 टाइम्स ऑफ लिक्विड। तो सपोज यहाँ लिक्विड 10% था और ये 90% था, तो अगर किसी अलॉय में 10% लिक्विड है और 90% डेल्टा फेराइट है, तो जब रिएक्शन होने की बात आएगी 10% लिक्विड यूज हो जाएगा, लेकिन 10 इंटू 4.5 45% डेल्टा फेराइट यूज होगा। तो 10% लिक्विड और 45% डेल्टा, 55% बाय वेट तो माइक्रोस्ट्रक्चर में रिएक्शन के बाद आपको नजर आएगा बच्चों ऑस्टेनाइट, और 45% जो बाकी बच गया वो क्या है? सर 90% डेल्टा फेराइट था, 45 यूज हो गया, 45 बचा रहा।
राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ वाला कोई अलॉय लेते हो तो आप देखते हो कि सर उसमें रिएक्शन होने से पहले तो डेल्टा और लिक्विड है, लेकिन होने के बाद डेल्टा नहीं बचा, लेकिन लिक्विड कुछ बचा हुआ है। तो ये वाले जो अलॉयज हैं 0.17 टू 0.53, सर इनमें लिक्विड और डेल्टा है, जिसकी वजह से इनमें पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगी, लेकिन इनमें डेल्टा सारा यूज हो जाएगा, लिक्विड कुछ बचा रहेगा जो यहाँ भी नजर आ रहा है। तो जितना इनमें डेल्टा है सर इस टेम्परेचर पे, पेरिटेक्टिक टेम्परेचर से जस्ट ऊपर, उसका divided by 4.5 liquid will participate in the reaction, and whatever amount of delta is there plus delta का divided by 4.5 amount जो निकल कर आता है, उतना liquid will participate in the reaction and will give austenite। बाकी जो liquid बचा रह गया वो आपको austenite के साथ यहाँ नजर आएगा। तो बच्चों हमने क्या किया हुआ है, ओके लेट मी क्लियर दीज मार्किंग्स। हमने क्या कर रखा है कि जिस स्टील ने पेरिटेक्टिक रिएक्शन कंप्लीटली दिखा दी, मतलब उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सिर्फ वही थे जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन के लिए चाहिए, और वो आपने देखा 0.17% कार्बन स्टील में हुआ, उसको पेरिटेक्टिक रिएक्शन के नाम पर हमने नाम दे दिया द पेरिटेक्टिक स्टील। जो स्टील्स उसके लेफ्ट पर हैं और पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाती हैं उनको हमने नाम दे दिया हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स। हाइपो मीन्स डेफिशिएंट, मतलब उन जिनमें तो कार्बन उतना है जितना पेरिटेक्टिक रिएक्शन के लिए चाहिए, वो तो हो गई पेरिटेक्टिक स्टील। जिनमें कार्बन उससे कम है लेकिन रिएक्शन दिखाती हैं 0.09 टू 0.17, वो आपकी स्टूडेंट्स आ गई हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स। और फाइनली जो इस कॉम्पोजिशन के राइट पर स्टील्स हैं, और सिर्फ वहां तक जाना है जो स्टील्स ये रिएक्शन दिखाती हैं। स्टील्स तो वैसे 2.11% तक कार्बन वाले अलॉय होते हैं, लेकिन पेरिटेक्टिक रिएक्शन तो सिर्फ 0.53% कार्बन तक की ही स्टील दिखाती है। तो 0.17 से 0.53 तक कार्बन जिनमें है उनमें कार्बन इस पेरिटेक्टिक स्टील कॉम्पोजिशन से ज्यादा है, मतलब एक्सेस है। एक्सेस माने हाइपर। तो ये तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स आपकी आ गई द हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील्स। तो हमने पेरिटेक्टिक रिएक्शन के बेस पर कौन से आयरन कार्बन अलॉयज की क्लासिफिकेशन हो सकती है सर, स्टील्स की, वो भी सारी स्टील्स की नहीं। देयर इज अ स्मॉल फैमिली ऑफ स्टील्स 0.09 टू 0.53 कार्बन वाली स्टील्स विच शो पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ये सर होगी पेरिटेक्टिक स्टील, लेफ्ट इससे हो गई हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स, राइट वाली हो गई हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील्स। ओके सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हम बच्चों, हाँ ये चीज़ मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि हम हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स में अब अगर बात करें तो हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स हैं बच्चों ये 0.09 से लेकर 0.17% कार्बन। ये कोई भी कॉम्पोजिशन आप ले लीजिए, हर कॉम्पोजिशन में लिक्विड और डेल्टा फेराइट है, तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन इनमें होगी ही होगी जब कूलिंग के दौरान आप पेरिटेक्टिक टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। लेकिन इनमें पेरिटेक्टिक रिएक्शन के जस्ट बाद के टेम्परेचर पर अगर आप देखते हो कूलिंग के दौरान इनमें ऑस्टेनाइट तो बनेगा, लेकिन क्योंकि इनमें डेल्टा एक्सेस में था तो आपको कुछ डेल्टा भी साथ में नजर आएगा। तो होगा क्या अगर मैं इनको रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं, सर लिक्विड सोल्यूशन 0.53% कार्बन वाली है, डेल्टा फेराइट 0.09% कार्बन वाला है। सर लिक्विड का अमाउंट L अगर वेट परसेंट मान लूं तो डेल्टा फेराइट जितना मर्जी इनमें हो हमेशा 4.5 L से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि डेल्टा फेराइट रिएक्शन के बाद भी बचा हुआ है। लेकिन लिक्विड सोल्यूशन अगर L वेट परसेंटेज है, जैसे मैंने कहा था 10% है, तो डेल्टा फेराइट कितना पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में 10 इंटू 4.5। तो जो अगर L अमाउंट में मान रहा हूं किसका, लिक्विड का, तो डेल्टा फेराइट कितना यूज होगा 4.5 इंटू L, क्योंकि पेरिटेक्टिक रिएक्शन में डेल्टा फेराइट टू लिक्विड की जो रेशियो होती है, वेट रेशियो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होती है 4.5:1। और ये जुड़कर L लिक्विड और 4.5 L डेल्टा फेराइट 5.5 L लिखना चाहिए था यहाँ, 5.5 L ऑस्टेनाइट आपके लिए बना देंगे। और हीटिंग के दौरान ऑस्टेनाइट इतना अमाउंट का 0.17% कार्बन वाला होगा, और वो हीटिंग के दौरान आपको टूट जाएगा इनटू डेल्टा फेराइट एंड लिक्विड, अगर आप हीटिंग के दौरान इसकी बात करें, राइट। ओके, और मैंने क्या लिख रखा है, लेट मी सी ओवर हियर आपके लिए। तो एक एग्जांपल मैंने ले ली 0.15% कार्बन स्टील की, तो 0.15 वेट परसेंटेज कार्बन वाली
हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील की एग्जांपल हमने ले ली बच्चों। अगर मैंने कहीं यूटेक्टॉइड या गलती से बोल दिया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, पेरिटेक्टिक। तो हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स, हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील्स, इस समय हम बात कर रहे हैं हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील की। 0.09 से लेकर 0.17% कार्बन तक जितनी भी स्टील्स हैं उनको हम कहते हैं हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स। और मैं आपको बता दूं अब कि जब पेरिटेक्टिक रिएक्शन से जस्ट पहले, मतलब 1495 से जस्ट ऊपर, अगर आप देखना चाह रहे हो कि आपके इसमें कितना लिक्विड है, कितना डेल्टा फेराइट है, किस कॉम्पोजिशन का है, इस अलॉय कॉम्पोजिशन से थोड़ा सा ऊपर आकर आप टाई लाइन लगा दीजिए। टाई लाइन आपको बता रही है सर इसमें जो डेल्टा फेराइट है वो 0.09 कार्बन का है सर, कॉम्पोजिशन का। सर इसमें जो लिक्विड है वो 0.53% कार्बन का है। अमाउंट अगर निकालना है तो मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, लिक्विड सोल्यूशन ऑफ 0.53% कॉम्पोजिशन वाला आपके लिए निकल कर आएगा 13.64 वेट परसेंट। और जो डेल्टा फेराइट है बच्चों, डेल्टा फेराइट आपके लिए निकल कर आएगा 86.36%। अब आपको पता है सारा लिक्विड और सारा डेल्टा पेरिटेक्टिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो तो सिर्फ करता है सारे का सारा लिक्विड और सारे का सारा डेल्टा कहाँ पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ इस स्पेशल कॉम्पोजिशन में 0.17 में। बाकी जो स्टील्स हैं जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन दिखाती हैं उनमें या तो डेल्टा एक्सेस में होता है या उनमें लिक्विड एक्सेस में होता है। हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स में डेल्टा एक्सेस में होता है। इसका मतलब कौन सारे का सारा यूज हो जाएगा, डेल्टा तो सर कुछ बचा रहेगा क्योंकि एक्सेस में है, लिक्विड सारा यूज होगा। लिक्विड कितना दिया हुआ है आपके पास, कितना आ गया पेरिटेक्टिक रिएक्शन से पहले सर 13.64। तो अगर लिक्विड 13.64 रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो डेल्टा फेराइट कितना हिस्सा लेगा, 13.64 इंटू 4.5, तो वो मैंने आपके लिए निकाल दिया। तो कितना डेल्टा फेराइट पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, 61.36। सर है तो 86%, लेकिन सारे का सारा 86% बाय वेट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, ओनली 61.36 हिस्सा लेगा। और क्या होगा फिर बच्चों, ऑस्टेनाइट बनेगा। कौन सी कॉम्पोजिशन का, 0.17% कॉम्पोजिशन का। कितना बनेगा सर, 13.64 लिक्विड, 61.36 डेल्टा फेराइट। ये दोनों जुड़कर 61.36 डेल्टा फेराइट, 13.64 बाय वेट है लिक्विड, ये कंबाइन कर ये टोटल आ गया बच्चों 75। तो 75 वेट परसेंट किसका आएगा, ऑस्टेनाइट का। और बाकी 25% क्या बचा रह जाएगा सर, ये डेल्टा। और ये 25 कहाँ से आएगा सर, 86.36 डेल्टा फेराइट हमारे पास था, उसमें से रिएक्शन में हिस्सा लिया 61.36 ने, तो बाकी 25% बच गया कि नहीं। सो व्हाट वुड बी द फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द, सो अमाउंट ऑफ ऑस्टेनाइट, ये जैसे मैंने पहले कहा 13.64 लिक्विड एंड 61.36 डेल्टा फेराइट वुड पार्टिसिपेट एंड विल फॉर्म 75% व्हाट, 75% ऑस्टेनाइट। एंड व्हाट वुड बी द, तो मैं जब इस स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर जस्ट आफ्टर द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर, मतलब 1495 से जस्ट नीचे देख रहा हूं, तो उसमें एक तो ऑस्टेनाइट है, कितना सर 75%, और बाकी 25% माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए सर, डेल्टा फेराइट। कैसे डेल्टा फेराइट सर, देखिए 81.36 था, उसमें से 61.36 ने ही पार्टिसिपेट किया, बाकी अनरिएक्टेड रह गया। सो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ पता लग गई। और यही मैं चीज़ यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये जो अलॉय लिया था आपने 0.15% कार्बन का, अगर जैसे मैंने पिछले उस पर कैलकुलेशन दिखाई वैसे अगर आप नहीं करना चाहते तो जस्ट आफ्टर द पेरिटेक्टिक रिएक्शन ड्यूरिंग कूलिंग आप यहाँ पहुँच गए, आप यहाँ लीवर रूल लगा लो। जब आप यहाँ लीवर रूल लगाओगे आपके पास दो फेज हैं, ऑस्टेनाइट और डेल्टा फेराइट। ऑस्टेनाइट का अमाउंट कितना निकला लीवर, 25%, और डेल्टा फेराइट का कितना निकला, 25%। यही बात हमने पिछली स्लाइड में भी कही थी। सो आई होप इससे आपको पता लग गया कि, और देखिए ये 86 डेल्टा फेराइट था, 61 हिस्सा लिया रिएक्शन में, तो बाकी 25% बचा रहा, वही लीवर रूल ने भी आपको बता दिया। तो हाइपोपेरिटेक्टिक स्टील्स में याद रखना है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ लिक्विड इज प्रेजेंट एट द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, एंड 4.5% ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड जितना निकलेगा उतना डेल्टा फेराइट आपका पार्टिसिपेट करेगा, बाकी का डेल्टा फेराइट ऑस्टेनाइट के साथ बचा रह जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव नाउ टू हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील। हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील्स में स्टूडेंट्स अगेन हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील्स कौन सी होती हैं सर, जो कि
पेरिटेक्टिक स्टील के राइट पर हैं। तो पेरिटेक्टिक स्टील है 0.17, तो 0.17 से थोड़ा सा भी ज़्यादा कार्बन से लेकर अगर किसी स्टील में 0.53 तक कार्बन कॉम्पोजिशन है तो ऐसी किसी भी स्टील को हम कहते हैं हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील्स। और हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील अगर आप कोई भी पेरिटेक्टिक टेम्परेचर से जस्ट ऊपर देखते हो उनमें लिक्विड है और उनमें डेल्टा है, और अगर पेरिटेक्टिक टेम्परेचर से नीचे देखते हो ड्यूरिंग कूलिंग तो उनमें ऑस्टेनाइट है जो कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन से बना है लेकिन साथ में कुछ लिक्विड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर पेरिटेक्टिक रिएक्शन होने से पहले ड्यूरिंग कूलिंग अगर इस अलॉय को हम देखें जिसको हम हाइपर पेरिटेक्टिक अलॉयस कह रहे हैं तो इनमें लिक्विड और डेल्टा है, पर क्योंकि रिएक्शन के बाद भी इनमें लिक्विड बचा रह जाता है, इसका मतलब है जब रिएक्शन होगी सारा डेल्टा यूज हो जाएगा और डेल्टा जितना यूज हुआ उसका 4.5 हिस्सा 4.5 हिस्सा 1.4.5 लिक्विड यूज होगा। लेकिन लिक्विड क्योंकि ज़्यादा है जितना यूज हो गया ठीक है, टोटल लिक्विड में से कुछ तो यूज हो गया रिएक्शन में, जो डिफरेंस है वो आपको सर यहाँ नज़र आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, आपके लिए ये 0.4% कार्बन कॉम्पोजिशन ले ली। सो दिस इज ए हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील। अब इस हाइपर पेरिटेक्टिक स्टील में अगर तुमसे कोई पूछता है कि जस्ट अबव द पेरिटेक्टिक टेम्परेचर ड्यूरिंग कूलिंग आप कहाँ हो, सर मैं यहाँ हूँ। कौन से फेज हैं? सर टाई लाइन बना दीजिए क्योंकि मैं 2 फेज रीजन में हूँ, एक लिक्विड और एक डेल्टा। सर जो मेरा डेल्टा है वो 0.09 कार्बन का है, सर जो लिक्विड है वो 0.53% कार्बन का है। सर लीवर रूल लगाता हूँ, लीवर रूल जब मैं लगा रहा हूँ सर लिक्विड सोल्यूशन 0.35 वाली देखिए सर 70% आ गई, और डेल्टा फेराइट जो है सर लीवर रूल लगाने से 29.5 आ गई। वैसे तो लीवर रूल बच्चों एक फेज के लिए बस लगाइए, आप एक फेज के लिए जब आप लगाओगे 100 माइनस से दूसरा फेज निकल आएगा अमाउंट। तो अब आपको पता है कि क्योंकि ये एक हाइपर पेरिटेक्टिक अलॉय है, हाइपर पेरिटेक्टिक अलॉय में द इंटायर अमाउंट ऑफ डेल्टा विल गेट यूज्ड इन द रिएक्शन। लिक्विड एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो डेल्टा फेराइट अगर 29.5 पड़ा है और सारे ने यूज हो जाना है रिएक्शन में, तो बच्चों 29.5 आपका सारे का सारा डेल्टा फेराइट यूज होगा, और रिएक्शन में जितना डेल्टा फेराइट यूज होता है लिक्विड उससे कम यूज होता है। कितना कम? 4.5 टाइम्स कम। तो लिक्विड जो है कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? सर अगर डेल्टा 29.5 है तो लिक्विड वुड बी 29.5 डिवाइडेड बाय 4.5, वो आ गया सर 6.5%। तो रिएक्शन किस किस में होगी? सर 29.5% डेल्टा फेराइट विल कंबाइन विद 6% ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, और 36% अपने पास क्या बन जाएगा? ऑस्टेनाइट। ये रहा वो ऑस्टेनाइट जो बनेगा। तो बाकी 64% सर क्या है बाई वेट इसके माइक्रोस्ट्रक्चर में? यार बाकी 64 है अभी भी लिक्विड। वो कैसे निकला? सर देखिए टोटल आपने कहा था कि आपके पास लिक्विड यहाँ पे इस अलॉय में पेरिटेक्टिक टेम्परेचर से जस्ट ऊपर आपके पास 70.5% बाय वेट लिक्विड है, और उसमें से सिर्फ 6.5% बाय वेट लिक्विड रिएक्शन में यूज हुआ। तो सर 70.5 माइनस 6.5 दैट इज 64% लिक्विड सोल्यूशन तो अनरिएक्टेड रह गई। वो ऑस्टेनाइट जो बनेगा उसके साथ वैसे ही आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में नजर आती चली जाएगी। सो ये देखिए, अगर आपने अलॉय लिया है, अगर आपको वैसे मेरी बात नहीं समझ लगती तो आप पेरिटेक्टिक टेम्परेचर के नीचे आ जाओ बच्चों। यहाँ आओगे आप 2 फेज रीजन में हो, उसमें ऑस्टेनाइट है, लिक्विड सोल्यूशन है। लीवर रूल लगाओ, ऑस्टेनाइट का वेट निकाल लो, लिक्विड का निकाल लो। देखिए ये देखिए, ये तो मैंने अभी तक आपको दिखाया था ना। अब ये आप देखिए कि आप अगर 1 सेकेंड, okay students, so thank you. With this we come to the end of this